हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को ठीक है अगली क्लास पढ़नी है, तो अगली क्लास पढ़ने से पहले हम लोग ठीक है आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो हम सभी लोग थोड़ा सा माता रानी का नाम लेकर ठीक है अच्छे से हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है ठीक है इसमें पढ़ना है हम लोग को प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है तो तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। ठीक है तो अच्छे से पूजा वूजा करके ठीक है माता रानी का नाम लेकर तो हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। तो देखिए हम लोग को पढ़ना है आज, इसमें हम लोग को प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जिसमें पढ़ना हम लोग को जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है कि जीव द्रव्य क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है तो ये हमारा सेल बायोलॉजी का अगली क्लास है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ठीक है प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है। ठीक है तो जीव द्रव्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक जानकारी समझ लें। ठीक है तो कह रहा है कि भाई जीव द्रव्य क्या होता है, तो ध्यान समझना है कि जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से घिरा, कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। माने कोशिका के अंदर करा है कि जो संपूर्ण पदार्थ उसके अंदर होते हैं, उन सभी जीवित पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है जीव द्रव्य बोला जाता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर एक तरह से हम थोड़ा संरचना बनाए तो मान लीजिए आपकी सेल हो गई। ठीक है इसके अंदर जो जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है, ठीक है करा है कि इसके अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं, इसी के अंदर सब लिक्विड पदार्थ भरे होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है तो वही यहाँ बोला गया है कोशिका भित्ति से घिरे। ठीक है कोशिका के भीतर, माने इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोला जाता है, सेल वाल बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो करा इसके इससे घिरा हुआ ठीक है कोशिका के भीतर, ये पूरा कोशिका के भीतर करा जो पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है जीव द्रव्य को ही जीवन का सार बोला जाता है। ठीक है जीव द्रव्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन का सार कहते हैं। ठीक है और समझना है जीव द्रव्य की। ठीक है जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, तो ध्यान समझना है कि ठीक है जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, तो डुजारडीन। ठीक है इसकी खोज किसने किया है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था डुजारडीन। ठीक है जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, डुजारडीन ने किया है। कब किया था इन्होंने, तो लगभग 1835 में। ठीक है 1835 में जीव द्रव्य की खोज किया गया था। माने जो सेल होता है, ठीक है सेल के अंदर ठीक है करा कि जो जीवित पदार्थ होता है, ठीक है जो जीवित पदार्थ होते हैं यह सब क्या बोले जाएंगे, जीवित ठीक है पदार्थ बोले जाते हैं। ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही सब पदार्थ क्या बोले जाते हैं आपके, साइटोप्लाज्म, अरे प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहलाते हैं। ठीक है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने किया है, तो डुजारडीन ने किया है। कब, 1835 में किया है। तो ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जीव द्रव्य की खोज डुजारडीन के द्वारा सन 1835 में की गई थी। ठीक है ठीक है और समझना करा इसके लिए। ठीक है जब करा कि जीव द्रव्य की खोज की गई थी, तो जीव द्रव्य की खोज के लिए करा सर्वप्रथम किसका करा कि इसका नामकरण किससे, माने इसको क्या कहा जाता था उस समय, तो इसको सारकोड कहते थे। ठीक है माने जब डुजार्डे ने जब जीव द्रव्य की खोज किया था, तो उस समय इसको क्या बोला जाता था, सारकोड कहते थे। क्या कहा जाता था, सारकोड कहा जाता था। इसको क्या कहते थे, सारकोड कहते थे। बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था पुरकिंजे। ठीक है करा कि लगभग 1837 में। ठीक है 1837 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था पुरकिंजे। ठीक है इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने इसका नाम क्या रखा, प्रोटोप्लाज्म रखा। ठीक है पुरकिंजे ने इसका नामकरण क्या रखा, प्रोटोप्लाज्म रखा। पुरकिंजे ने इसका नाम क्या रखा, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना है ठीक है कि प्रोटोप्लाज्म किसने रखा है, तो पुरकिंजे ने रखा है। कब, 1837 में। ठीक है जब डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज किया था, तो उस समय इसको क्या कहते थे, सारकोड कहा जाता था। ठीक है तो यह इसकी बेसिक जानकारी है, फिर हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस थोड़ा पहले समझ लें ओवरव्यू, फिर पूरा पढ़ा जाएगा। ठीक है तो कह रहा है कि जो जीव द्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की ध्यान समझना, खोज किसने किया है, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज कह रहा है कि डुजार्डिन ने 1835 में किया था। ठीक है जिसे प्रारंभिक अवस्था में इसको क्या कहते थे,
सारकोड कहा जाता था, ठीक है, लगभग 1837 में, ठीक। इसे फिर क्या कहा जाने लगा, जब पुरकिंजे ने इसकी खोज की, माने पुरकिंजे ने इसका क्या किया, नामकरण किया। पुरकिंजे ने जो प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया, तो उसका उन्होंने नाम क्या रखा, प्रोटोप्लाज्म रखा, ठीक है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ा जाए इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, तो प्रोटोप्लाज्म में खोज, ठीक है, करा कि डू जार्डिन ने की थी। कब, 1835 में किया था, और उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, सारकोड रखा था, ठीक है। तो यही है, तो लिखिएगा इसके बारे में। देखिएगा, कोशिका भित्ति से घिरे, कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। माने जीव द्रव्य किसे कहा जाता है, तो लिखना है, ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति से, कोशिका भित्ति से घिरी, ठीक है, कोशिका भित्ति से घिरी, कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर संपूर्ण, संपूर्ण जीवित, संपूर्ण जीवित पदार्थ को, संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है क्या है, तो कह रहा है कोशिका भित्ति से घिरी, कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ जो होता है, ठीक है, संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा जाएगा तो इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, इंग्लिश में इसको लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे, ठीक है, लिखिएगा द लिविंग सब्सटेंस, क्या लिखा जाएगा, द लिविंग, द लिविंग सब्सटेंस, द लिविंग सब्सटेंस द लिविंग सब्सटेंस, ठीक, ऑफ द सेल बाउंडेड, ऑफ द सेल बाउंडेड, ठीक है, करा द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is called, is called, is called protoplasm, is called प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ध्यान रखना है, करा द लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, लिखा गया है कि द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है, बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। वही लिखा गया है कि कोशिका भित्ति से घिरा, कोशिका के भीतर संपूर्ण जो जीवित पदार्थ होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा गया है, दोनों बाइलैंग्वेज है इसलिए दोनों लिख लीजिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है, कि द लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, क्या बोला जाएगा, तो बोला जाएगा द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये ध्यान रखना कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो कोशिका भित्ति से घिरी, कोशिका के भीतर संपूर्ण, ठीक है, जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए इसके बारे में थोड़ा से, ठीक है, इसके बारे में और समझिएगा, देखिएगा इसकी खोज, ठीक है,
ठीक है, ध्यान रखना है कि इसकी खोज, थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ लिख ले पहले फिर तब लिखिए। ठीक है, कह रहा है जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह कैसा होता है, ध्यान समझना है। कह रहा है जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह कह रहा है कि यह जेली लाइक, ठीक है, यह जेली जैसी, ठीक है, चिपचिपा, कोलाडी या अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह कैसा होता है। ठीक है, लिखिएगा यह जेली, यह जेली जैसा, ठीक है, चिपचिपा, चिपचिपा, अर्ध तरल, अर्ध तरल या कोलाइडल, कोलाइडल, कोलाइडल पदार्थ, पदार्थ होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह कैसा होता है, तो प्रोटोप्लाज्म एक जेली लाइक, ठीक है, कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म जेली लाइक, ठीक है, कह रहा है कि सेमी, ठीक है, फ्लूइड आर कोलाइडल सब्सटेंस होता है। ठीक है, कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह जेली जैसा चिपचिपा, ठीक है, कामा अर्ध तरल, ठीक है, या कोलाइडल पदार्थ होता है। तो इसके बारे में समझिएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, उसको इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा कि इट इज जेली लाइक, इट इज जेली, ठीक है, इट इज जेली लाइक, इट इज जेली लाइक, ठीक है, विस्कस, विस्कस, ठीक, इट इज जेली लाइक, ठीक है, विस्कस कोलाइडल, कोलाइडल, ठीक है, कामा सेमी फ्लूइड, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड सब्सटेंस, सब्सटेंस कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, तो जेली लाइक, ठीक है, विस्कस कोलाइडल या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह कैसा होता है, तो प्रोटोप्लाज्म कह रहा है कि जेली जैसी चिपचिपा अर्ध तरल या कोलाइडल पदार्थ होता है। जैसे अब देखते हैं, अगर हम बात करें तरह से, ठीक, एलोवेरा, एलोवेरा में जो लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, देखते हैं ना कि एलोवेरा के अगर हम जो उसकी स्टीम्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उस पत्तियों को अगर हम बीच में देखें, कह रहा है कि जो आपके जेली लाइक जो देखते हैं ना, उसमें भी पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर हम उसको देखें तो ऐसे ही आपका यह होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जेली जैसा चिपचिपा अर्ध तरल या कोलाइडल पदार्थ होता है। ठीक है, अगर आप, ठीक है, जैसे अगर बताया ना कि जो एलोवेरा की पत्तियां होती है उसमें देखिएगा आप उसको, ठीक है, उसमें आपको कह रहा है कि जो उसमें लिक्विड पाए जाते हैं वो ऐसा ही होता है। तो वही यहाँ पे हम बता रहे हैं उसका एग्जांपल देकर कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो कह रहा है जेली जैसा चिपचिपा अर्ध तरल या कोलाइडल पदार्थ होता है। उसी को इंग्लिश में लिखे हैं, इट इज जेली लाइक विस्कस कोलाइडल सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ठीक है, कि यह कैसा होता है, कह रहा है जेली जैसा होता है, या ठीक है, कोलाइडल या सेमी फ्लूइड होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है, देखिए एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हक्सेल। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हक्सले। ठीक है, हक्सले एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, हक्सले ने, हक्सले, ठीक है, इंग्लिश में लिखिएगा इनका नाम। ठीक है, HUXLEY, HUXLEY, ठीक है, हक्सले ने, ठीक है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को जीवन का, जीवन का भौतिक आधार, आधार माने हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, कहा है। ठीक है, हक्सले ने, ठीक है, जीव द्रव्य को क्या कहा भाई, हक्सले ने जीव द्रव्य को, ठीक है, जीवन का भौतिक आधार कहा है। ठीक है, इस कारण हम लोग इसे, ठीक है,
जीवन का सार कहते हैं। इस कारण जीव इस कारण जीव द्रव्य को जीवन का सार कहा जाता है। इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन का सार कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, जो हक्सले ने क्या कहा भाई, हक्सले ने कहा कि जो जीव द्रव्य है वो हमारे जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का हमारा बोला जाता है एक बेसिक, ठीक है, यूनिट्स है। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा कि इसी कारण इसे हम लोग जीवन का, ठीक है, सार कहते हैं। ठीक है, जीवन का अगर मुख्य पदार्थ हम बात करें किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है आपका जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। ठीक है, यह किसका कहना था, तो हक्सले का कहना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए इंग्लिश में इसको लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, लिखिएगा इट इज से ऑफ लिखिएगा, लिखिएगा इट इज से ऑफ बेसिक, बेसिक, ठीक है, इट इज से ऑफ बेसिक्स। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, इट इज से ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ, ठीक है, लाइफ, ठीक है, बाई हक्सले। ठीक है, HUXLEY, हक्सले। ठीक है, ठीक है, सो या therefore it is also called therefore it is also called, ठीक है, basis of life। ऑफ लाइफ, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जीवन का या फंडामेंटल या, ठीक है, बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है। इसे हम लोग जीवन का मूल आधार बोलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह हक्सले का कहना था भाई। ठीक है, एक वैज्ञानिक से जिसका नाम था हक्सले। हक्सले ने क्या कहा, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक, इस कारण जीव द्रव्य को हम जीवन का सार कहते हैं। ठीक है, हक्सले ने कहा भाई कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, एक फंडामेंटल, ठीक है, यूनिट है हमारे लाइफ का। ठीक है, मूल आधार है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह रहा है कि जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य को जीवन का सार कहते हैं। तो लिखा, इट इज से ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सले। ये किसने कहा था, तो हक्सले ने कहा था, कराया दिया, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड अ बेसिस ऑफ लाइफ, इसलिए इसे जीवन का हम लोग सार कहते हैं, जीवन का आधार माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, और आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो जीव द्रव्य किसे कहते हैं, ध्यान समझना है कि जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में हक्सले ने क्या कहा था, तो हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य हमारा जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, इस कारण जीवन को हम लोग जीवन का सार कहा जाता है। तो इसी को लिखे, इट इज से ऑफ अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सले, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड अ बेसिस ऑफ लाइफ। इसलिए हम जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसके बारे में, फिर समझिए। कोशिका भित्ति से घिरा कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। माने हमारा सेल के अंदर
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से घिरा जो भी करा लिक्विड पदार्थ होता है, जीवित पदार्थ होते हैं जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है। कह रहा है कि यह जेली जैसा चिपचिपा अर्ध तरल या कोलाइड पदार्थ होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, बताएं कि जैसे एलोवेरा होता है, अगर उसकी पत्ती के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है देखेंगे तो सेम उसी तरह आपका जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। तो वही लिखा गया है कि इट इज जेली लाइक विस्कस कोलाइडल सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह जेली जैसा चिपचिपा अर्ध तरल कोलाइडल पदार्थ होता है। आगे लिखा गया है कि हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक है। हक्सले ने, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का जीवन का भौतिक आधार कहा था। ठीक है। इट इज से ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बाय हक्सले, देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है। इस कारण हम लोग जो जीव द्रव्य होता है उससे हम लोग जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। ये किसका कहना था? तो हक्सले का कहना था। ठीक है। अब आगे लिखिएगा इसके बारे में। तो ये कुछ हमारे फंडामेंटल्स थे इसके। ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखिए और कुछ पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए इसकी खोज किसने किया, लिखिए, बताए थे इसकी खोज किसने किया था। ठीक है। तो डू जार्डे ने किया था। कब? 1835 में। तो लिखिएगा इसकी खोज डू जार्डे ने 1835 में की थी। ठीक है। लिखना है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज, ठीक है, देखिएगा इसकी खोज फेलिक्स डुजार्डिन ने 1835 में की थी। ठीक है। देखिएगा इसकी खोज, इसकी खोज, इसकी खोज, ठीक है, डुजार्डिन, इसकी खोज डुजार्डिन ने, ठीक है, 1835 में की थी। ठीक है। ध्यान रखना है कि आपके जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई है? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज, ठीक है, डू जार्डिन के द्वारा 1835 में की गई थी। ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसकी खोज डू जार्डिन ने 1835 में की थी। ठीक है। लिखिएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, बाय डू जार्डिन। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बाय डू जार्डिन, ठीक है, बाय डू जार्डिन, बाय डू जार्डिन इन, ठीक है, 1835। ठीक है। ध्यान रखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज डू जार्डिन के द्वारा कब की गई थी? 1835 में की गई थी। तो वही लिखा गया इसकी खोज। ठीक है। डू जार्डिन ने 1835 में किया था। और डू जार्डिन ने इसे क्या कहा था? ध्यान रखना है कि इन्होंने, इन्होंने इसे, इसे सारकोड, सारकोड, ठीक है, इन्होंने इसे सारकोड नाम, ठीक है, नाम दिया, नाम दिया था। ठीक है। जो डुजार्डिन थे, ठीक है, उन्होंने इसे क्या कहा था? तो डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? सारकोड कहा था। लिखिए, ठीक है, या लिख लीजिएगा कि डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? तो डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड कहा था। ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा कि डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? तो डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया था। ठीक है। चलिए, तो डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, सारकोड नाम दिया था। ठीक है। और आगे लिखिएगा,
करा लगभग 1837 में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया तो यह नोट कर लीजिएगा। ठीक है कि 1837, ठीक है, में 1837 में पुरकिंजे ने इसे, ठीक है, 1837 में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्मा ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया। ठीक है, ठीक है, पुरकिंजे के द्वारा ही इसे प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। ध्यान रखना कि प्रोटोप्लाज्म किसने नाम दिया, तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया है। कब दिया है, 1837 में दिया है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कि पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि 1837 में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे नोट करिएगा कि ह्यूगो वान माहल एक वैज्ञानिक थे। देखिएगा, ह्यूगो, ठीक है, ह्यूगो, ठीक है, वान माहल, ह्यूगो वान माहल, ठीक है, ह्यूगो, ठीक है, इंग्लिश में नोट, इसका नाम, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ह्यूगो वान माहल। ठीक है, ह्यूगो वान माहल, MOH, ठीक है, MOHL बोलते हैं। ह्यूगो वान माहल ने क्या किया था भाई, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने कराई कि ह्यूगो वान माहल ने 1846 में पादप कोशिकाओं की जीव द्रव्य का वर्णन किया। ह्यूगो वान माहल ने, ठीक है, 1846 में, ठीक है, पादप कोशिकाओं में, ठीक है, पादप कोशिकाओं में, ठीक है, जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य का वर्णन किया। जीव द्रव्य का वर्णन या जीव द्रव्य की खोज की, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि ह्यूगो वान माहल ने, ठीक है, 1846 में पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य की खोज किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ह्यूगो वान माहल ने 1846 में पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य की खोज किया था। ठीक है, तो जीव द्रव्य की खोज पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा की गई थी, तो ह्यूगो वान माहल ने की थी। ठीक है, लिखिए, इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि ह्यूगो वान महल बोलते हैं। ठीक है, ह्यूगो वान महल, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन, ठीक है, प्लांट सेल इन 1846। ठीक है, ह्यूगो वान महल ने प्रोटोप्लाज्म की पौधों कोशिकाओं में खोज कब किया था, तो 1846 में किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पादप कोशिकाओं में, ठीक है, जीव द्रव्य खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ह्यूगो वान महल के द्वारा की गई थी 1846 में। तो यहाँ पर समझना फिर से कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज 1835 में, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, डुजार्डिन के द्वारा की गई थी। लिखा गया है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय डुजार्डिन इन 1835। ठीक है, इन्होंने इसे सारकोड नाम दिया था। जब पुरकिंजे ने, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था, तो प्रोटोप्लाज्म का नामकरण इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने सारकोड नाम दिया था। जो करा कि जो डुजार्डिन थे, डुजार्डिन उसे क्या कहा, सारकोड नाम दिया था। ठीक है, 1837 में पुरकिंजे ने इसे क्या नाम दिया, तो 1837 में पुरकिंजे ने इसे नाम प्रोटोप्लाज्म दिया। ठीक है,
तो ध्यान समझना कि 1837 में पुरकिंजे ने इसे क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। फिर आगे लिखा गया है कि युगोवान महल ने 1840 में पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य की खोज किया था। युगोवान महल ने पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य की खोज किया था। युगोवान महल डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल, ठीक है, इन 1846, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि पादप कोशिकाओं में, ठीक है, जीव द्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो युगोवान महल के द्वारा की गई थी। कब? 1840 में की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें थी, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे ध्यान समझना है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, करा कि प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द सेल, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल सेल वॉल एंड कंटेंट्स ऑफ, ठीक है, वैक्यूल। चलिए आगे कुछ हम लोग इसे पढ़ते हैं। आगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में कुछ समझ लिया जाए, ठीक है। तो नोट करिएगा आगे, ठीक है, लिखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है, माने प्रोटोप्लाज्म के अंदर सभी, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं कोशिका के, ठीक है। बस इसके सिवा तो कह रहा भाई, अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वैक्यूल्स माने रितिका, ठीक है, और हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेल वाल कोशिका भित्ति के, ठीक है। चलिए देखिए और कुछ साइटोप्लाज्म के बारे में क्या है, तो लिखा गया है। अरे प्रोटोप्लाज्म के बारे में और कुछ बातें समझिए। कह रहा है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इन इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। कह रहा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर सभी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम बात करें माइटोकांड्रिया हो गया, ठीक है, राइबोसोम हो गया, ठीक है, गाल्जी काय हो गया, ठीक है, यह सब जो होते हैं, कह रहा है सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं कोशिका के अंदर, लाइसोसोम हो गया, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। बस कह रहा है कि एक्सेप्ट सेल वाल, किसके सिवा, कह रहा है सेल वाल एंड, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वैक्यूल, कह रहा है कि कोशिका भित्ति, और कह रहा है कि जो रिक्तिका होती है इसको छोड़कर सभी, कह रहा है कि जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके अंदर उपस्थित होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक। कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, दूसरे को बोला जाता है नियोप्लाज्म। इसी को हिंदी में नोट कर लीजिएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो लिखिएगा कि कोशिका भित्ति और रिक्तिका को छोड़कर, ठीक है, कोशिका भित्ति और रिक्तिका के अवयव को छोड़कर कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसको सेल वाल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सेल वाल, ठीक है, कोशिका भित्ति और रिक्तिका वैक्यूल, वैक्यूल को छोड़कर शेष सभी कोशिका के घटक माने जो भी इसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, घटक माने घटक या सेल ऑर्गेनल्स समझ लीजिएगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना वही लिखा गया है कि प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स। कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में कोशिका के सभी कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। तो वही लिखा गया कि प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल
माने प्रोटोप्लाज्म में कोशिका के सभी कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं एक्सेप्ट माने के सिवाय, ठीक है, माने के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, कह रहा है भाई की कोशिका भित्ति माने सेल वाल एंड वैक्यूल्स माने रेतिका को छोड़कर, ठीक है, सेल वाल को छोड़ दिया जाए और रेतिका को छोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म में सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कोशिका के उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है कोशिका माने प्रोटोप्लाज्म को या जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। नीचे लिख लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में विभाजित किया गया है। माने जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से बाबू? तो एक को लिखा गया साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। और जबकि दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है, दूसरा आपका लिखा गया है न्यूक्लियोप्लाज्मा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्मा को क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एक को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो यह ध्यान समझना है, ठीक है, कि जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटा गया समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अब प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से नए सेल ऑर्गेनल्स पाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है कोशिका भित्ति और वैक्यूल्स माने रेतिका, ठीक है, माने कोशिका भित्ति और रेतिका प्रोटोप्लाज्म में नहीं होते हैं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला लिखा गया है साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। दूसरा आपका लिखा गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, माने कोशिका द्रव्य, और दूसरा आपको बोला जाता है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। आगे हेडिंग लिखिएगा साइटोप्लाज्म, ठीक। अब हम लोग की इसमें पहली हेडिंग होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक। तो इसमें पहली हेडिंग लिखिएगा साइटोप्लाज्म। ये सभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब सेल के अंदर पाए जाने वाले सब पदार्थ हैं, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि जो अधिकांश जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें उसका 90 माने 80% भाग कौन होता है, कह रहा है 80% भाग आपका, कह रहा है कि उसमें जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग कौन होता है, तो कह रहा है जल होता है, ठीक है। अधिकांश जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में 80% जल होता है, ठीक है। माने जो अधिकांश जीवित कोशिकाएं होती हैं उसके जीव द्रव्य में क्या होता है, लगभग 80% जल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि अधिकांश जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य माने प्रोटोप्लाज्म में लगभग 80% जल होता है, लगभग 80% जल होता है, ठीक है। ध्यान रखना कि अधिकांश जीवित कोशिकाओं के, ठीक है, अधिकांश जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में क्या होता है, जल होता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको, देखिए इन मोस्ट
लिविंग सेल्स, क्या लिखा जाएगा इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा इन मोस्ट लिविंग सेल्स, इन मोस्ट लिविंग सेल्स, 6 cells, the protoplasma, the proto contains 18% ऑफ वाटर। ठीक है, करा कि जो अधिकांश जीवित कोशिकाओं का जीव द्रव्य होता है उसमें लगभग 80% क्या होता है? तो जल होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि अधिकांश जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में लगभग 80% क्या होता है? तो आपका जल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला हेडिंग प्रोटोप्लाज्म के, अरे साइटोप्लाज्म के बारे में। पहली हेडिंग लिखिएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी रुक जाइए, साइटोप्लाज्म नहीं पढ़े, थोड़ा से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लें तब साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे हम लोग। जीव द्रव्य की प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, तो क्या बोल सकते हैं? तभी लिखा है कि अधिकांश, थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, माने प्रोटोप्लाज्म के गुणधर्म, माने जीव द्रव्य के, ठीक है, ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य के गुण लिख लीजिएगा, जीव द्रव्य के गुण। ठीक है, तो अभी हमने लिखाया है पहला पॉइंट कि अधिकांश जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में लगभग, ठीक है, बहुत सारी किताबों में ध्यान रखना है 60 से 80 दिया है, तो 60 से 80% जल होता है। 60 से 80% जल होता है, माने अधिकांश जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में 60 से 80% जल होता है। ठीक है, देख लीजिएगा आगे कि जीव द्रव्य एक रंगहीन, ठीक है, अपारदर्शी, ठीक है, तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है तो लिख लीजिएगा इसको इंग्लिश में। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ, ठीक है, लिखा जाएगा इन मोस्ट लिविंग सेल्स, लिख लीजिएगा इन मोस्ट लिविंग सेल्स। ठीक है, इन मोस्ट लिविंग सेल्स द प्रोटोप्लाज्म contains, ठीक है, 16, ठीक है, 16 to 18% ऑफ वाटर। ठीक है, ऑफ वाटर कह रहा है कि जो ऑफ वाटर, ठीक है, कह रहा है कि अधिकांश जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसके प्रोटोप्लाज्म में लगभग 60 से 80% क्या होता है? जल होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि जीव द्रव्य एक, ठीक है, जीव द्रव्य एक रंगहीन, ठीक है, काम अपारदर्शी, ठीक है, तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, कह रहा है कि जीव द्रव्य एक रंगहीन, अपारदर्शी तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है।
ठीक है। अपारदर्शी इसको नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना। यह कैसा होता है? अर्ध पारदर्शी इसको होता है, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिएगा। अर्ध पारदर्शी होता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट होता है। तो लिख लीजिएगा, जीव द्रव्य एक रंगहीन अर्ध पारदर्शी तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लिखिएगा, प्रोटोप्लाज्मा इज ए, ठीक है, कलरलेस कामा, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट एंड, ठीक है, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, ठीक है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। करा है कि जो आपका जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य कैसा होता है? तो करा, जीव द्रव्य एक रंगहीन अर्ध पारदर्शी तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है। तो लिख लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म इज ए कलरलेस, ट्रांसलूसेंट एंड सेमी फ्लूइड लिक्विड। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है? तो कह रहा है कि अगर रंगहीन होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, ट्रांसलूसेंट होता है एंड सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, और अर्ध तरल पदार्थ होता है। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो 60 से 80% जल होता है। माने जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की मात्रा कितनी होती है, माने जल की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 80% होती है, ठीक है। और कुछ नोट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, जीव द्रव्य एक कोलाइडल होता है, कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल विलयन होता है, जो साल एवं जेल दो रूपों में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य एक कोलाइडी विलयन, जीव द्रव्य एक कोलाइडी विलयन होता है जो साल एवं जेली के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य एक कोलाइडी विलयन होता है, जो साल एवं जेली के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि जीव द्रव्य एक कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्मा, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रोटोप्लाज्म इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, विच फॉर्म like as sol, ठीक है, sol and jelly, ठीक है। यह कैसा पाया जाता है? तो साल के रूप में और जेली के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन विच फॉर्म लाइक एज सॉल एंड जेली। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह कैसा होता है? तो ध्यान रखना है, कह कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कोलाइडी विलयन होता है। पेपर पूछ देगा कि प्रोटोप्लाज्म कैसा विलयन है, ठीक है, माने संतृप्त, असंतृप्त, कोलाइडी, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है कि जो कोलाइडी विलयन माने प्रोटोप्लाज्म आपका कैसा होता है, तो प्रोटोप्लाज्म आपका कैसा होता है? तो कोलाइडी विलयन होता है, जो कैसा रूप का होता है? तो बोल सकते हैं साल एवं जेली के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि प्रोटोप्लाज्म इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन विच फॉर्म लाइक एज साल एंड जेली। तो कैसे किस रूप में पाया जाता है? तो हम बोल सकते हैं कि जेली के रूप में और साल के रूप में पाया जाता है, ठीक है।
ठीक है, तीसरा पॉइंट है और 2-3 पॉइंट इसमें हम लोग नोट करेंगे। 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर समझ लीजिए। कर अधिकांश जीवित कोशिकाओं के जीव द्रव्य में लगभग 60 से 80% क्या होता है, जल होता है। जो अधिकांश जीवित कोशिकाएं होती हैं उसके जीव द्रव्य में लगभग 60 से 80% क्या होता है, आपका जल होता है। कर जीव द्रव्य एक रंगहीन, अर्धपारदर्शी तथा अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक है, सेमी लिक्विड होता है। लिखा गया कि प्रोटोप्लाज्म इज कलरलेस, ट्रांसलूसेंट एंड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा गया है कि जीव द्रव्य कोलाइडिविलियन होता है, जो साल एवं जेली के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कराए कि प्रोटोप्लाज्म इज कोलाइडल सॉल्यूशन विच फॉर्म लाइक एज अ साल एंड जेली। चलिए अब हम लोग इसके चौथा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और कुछ पॉइंट इसमें समझिए, इसकी प्रॉपर्टीज प्रोटोप्लाज्म की। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पॉइंट नंबर 4 क्या है, तो ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है। क्या लिखा जाएगा कि जीव द्रव्य एक जटिल जटिल मिश्रण है, जिसमें जिसमें ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य अब कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। तो जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें, ठीक है, ध्यान रखना है, जिसमें आपका 62%, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, जिसमें 62% ऑक्सीजन, जिसमें 62% ऑक्सीजन, जिसमें 62% आपका ऑक्सीजन, ठीक है, कामा करके लिखिएगा। 20% कार्बन, ठीक है, कामा लिख लीजिएगा। 20% कार्बन तथा, ठीक है, 10% तथा कराए कि जो जीव द्रव्य होता है जटिल मिश्रण होता है, जिसमें 62% कौन होता है, 62%, आप लिख लीजिएगा कि इसमें 62% आपका ऑक्सीजन होता है, 20% कार्बन होता है, कामा 10% आपका, ठीक है, 10% क्या होता है, तो ध्यान रखना 10% आपका हाइड्रोजन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, 10% हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तथा लगभग 8% तथा तथा लगभग लगभग 8% नाइट्रोजन, ठीक है, तथा लगभग 8% आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, लगभग 8% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें 62% क्या होता है, जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है जिसमें 62% आपका, ठीक, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जिसमें 62% आपका ऑक्सीजन, 20% कार्बन, 10% हाइड्रोजन तथा लगभग 8% नाइट्रोजन होता है। इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्मा इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है, which is found of ऑक्सीजन माने O2, ठीक है, O2 कितना, ठीक है, 62%, कामा कार्बन, ठीक है, कामा कार्बन, ठीक है, 20%, कार्बन 20%, ठीक, कामा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 10% एंड, ठीक है, नाइट्रोजन 8%, ठीक है।
कह रहा है कि जीव द्रव्य आपका एक जटिल मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना होता है तो 62%, कार्बन कितना 20%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन कितना होता है तो 8% होता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, इसके अतिरिक्त कह रहा है कि इसमें कुछ कार्बनिक लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा आयरन, फास्फेट, ठीक, आदि पाए जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है, कह रहा है कि इसमें, ठीक है, कुछ कह रहा है कि अकार्बनिक लवण, इसमें कुछ अ इसमें कुछ अकार्बनिक लवण जैसे जैसे सोडियम, इसमें कुछ अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम लिख लीजिएगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। इसमें कुछ अकार्बनिक लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आदि पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें अकार्बनिक लवण होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और देखिएगा, और देखिए, जीव द्रव्य में जीव द्रव्य में ठीक है, कह रहा है कि जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ध्यान रखना है कि जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट आपका 20%, जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 20% होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन कितना होता है तो प्रोटीन आपका 2 से 4% होता है, ध्यान रखना है। जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य में जो, ठीक है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट 20% होता है, प्रोटीन 2 से 4% होता है, ठीक है। अकार्बनिक लवण, ठीक है, और अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण 1% होता है, ठीक है। अकार्बनिक लवण कितना होता है लगभग, तो अकार्बनिक लवण आपका 1% होता है। डीएनए कितना होता है, डीएनए आपका 0.5% होता है, ठीक है, और आरएनए कितना होता है, आरएनए आपका होता है 0.12% तक होता है, ठीक है। आरएनए कितना होता है लगभग 0.7, ठीक है, परसेंट होता है, तथा तथा शेष शेष जल होता है, शेष जल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है बोलते हैं 20% होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में कार्बोहाइड्रेट कितना 20%, प्रोटीन कितना 2 से 4%, अकार्बनिक लवण जैसे बोला जाए, अकार्बनिक लवण कितना 1%, डीएनए 0.5%, डीएनए कितना 0.5%, ठीक है, और आरएनए 0.7% तथा शेष आपका तरह के जल उसमें पाया जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, ठीक है। चलिए, और कुछ पॉइंट समझिए। ठीक है, और कुछ पॉइंट समझिएगा, नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिएगा, जंतुओं के
प्रोटोप्लाज्मा, जंतुओं के प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में, ठीक है, जंतुओं के प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में, ठीक है, माने प्रोटीन अधिक, ठीक है, प्रोटीन अधिक होती है में प्रोटीन, ठीक है, लगभग कितना 10 से 15% होती है, ठीक है। कह रहा है कि जो जंतुओं की प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन होता है लगभग कितना होता है, तो 10 से 15% होता है, ठीक है, ये अधिक पाया जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 1 से 2% होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट ठीक है 1 से 2% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 1 से 2% होता है, 1 से 2% होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य माने जो जंतुओं के जीव द्रव्य में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 10 से 15%, जबकि कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है, 1 से 2% होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, ठीक है। इसके बारे में कल बात की जाएगी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि जीव द्रव्य के मुख्यतः, जीव द्रव्य के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन? पहला, ठीक है, साइटोप्लाज्मा, जिसको हम लोग, ठीक है, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। दूसरा आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, जिसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। दूसरा आपका होता है केंद्रक द्रव्य, दूसरा आपका होता है केंद्रक द्रव्य। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रोटोप्लाज्म के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका साइटोप्लाज्मा, दूसरा आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़े, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़े हैं। तो इतने बातें आप लोग स्पष्ट से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग कल आप पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बारे में और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।